याद करिए अमेरिका पुतिन को कितनी धमकियां दिया करता था। The United States is imposing new sanctions in key sectors of the Russian economy: energy, arms, and finance. For God's sake, this man cannot remain in power. President Trump delivered a new warning to Russian President Vladimir Putin today. To Putin, I said, if you go in to Ukraine, they'll bomb the shit out of Moscow. I'm telling you, I have no choice to probably. और अभी जब पिछले ही हफ्ते अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन दोनों की मीटिंग हुई और उसके बाद मानो ट्रंप का जो बॉडी लैंग्वेज है वो पूरा ही चेंज हो गया। 6 phone calls between Trump and Putin and a meeting with President Zelensky. Yet after Trump and Putin's long-awaited face-to-face summit on August 15th in Alaska, there is still no ceasefire deal in sight. जो आदमी रशिया से ट्रेड करने पर दूसरे देशों को धमकी दे रहा था, आखिर क्यों वही आदमी पुतिन के साथ गुलू करना चाहता है? Great things about me. I'm going to say great things about him. He's been a leader far more than our president has been a leader. Wouldn't it be great if we actually got along with Russia? Am I wrong in saying that? Wouldn't it be great? I believe that President Putin really feels, and he feels strongly, that he did not meddle in our election. आखिर क्यों अमेरिका दुनिया भर में डेमोक्रेसी के नाम पर सरकार गिरा देता है? जहां मिलिट्री बेस नहीं मिलता वहां कू करवा देता है। वही अमेरिका रशिया का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। Russian heavy guns were firing at Georgian positions inside Georgia. Buildings are burning from the last airstrike, and people are warning that the Russian Air Force may soon be back. Be very straightforward and trustworthy. I was able to get a sense of his soul. I wouldn't have invited him to my ranch if I didn't trust him. Aware of the extraordinary work that you've done on that. डिस्पाइट कि रशिया ने ओपनली क्रीमिया से लेकर यूक्रेन तक पर वॉर छिड़ा हुआ है, आखिर क्यों रशिया हजार सैंक्शंस के बावजूद अपनी टर्म्स पर चल रहा है? क्यों उसके सामने अमेरिका बिल्कुल मजबूर सा दिखाई देता है? और ये सिर्फ ट्रंप के केस में नहीं है। जब से पुतिन रशिया का प्रेसिडेंट बना है तब से अमेरिका ने 5 प्रेसिडेंट देखे हैं, बुश, ओबामा, ट्रंप, बाइडेन और वापस से अब फिर से ट्रंप, और सब की पुतिन ने लिटरली औकात दिखा रखी है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुतिन इतना पावरफुल बना कैसे, और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के प्रेसिडेंट्स भी उससे सबसे ज्यादा डरते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, ये समझने से पहले कि कैसे पुतिन ने पिछले 5 यूएस प्रेसिडेंट्स की ऐसी तैसी करके रख दिया है, हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर पुतिन इतना पावरफुल बना कैसे। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 1952 में सेंट पीटरबर्ग में हुआ था। उसके माता पिता जो थे वो साधारण से वर्कर्स थे। घर में इतने ज्यादा पैसे नहीं थे, जिसके कारण से पूरी फैमिली एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। व्लादिमीर पुतिन जो था ना, वो खुद स्कूल के अंदर एक एवरेज सा स्टूडेंट था, लेकिन खेल और फिटनेस में बहुत आगे रहता था। और इसी कारण से ना पुतिन ने जूडो और सांबो मार्शल आर्ट सीखी और वहां उसने ब्लैक बेल्ट तक हासिल की। पढ़ाई के दौरान ही पुतिन ने स्टेट सिक्योरिटी सर्विसेज में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था, जिसके कारण उसी साल उसने ना यूएसएसआर की सबसे बड़ी और ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी केजीबी को ज्वाइन कर लिया। लगभग 10 साल तक केजीबी में सर्विस करने के बाद ना 1985 में पुतिन को ईस्ट जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में भेज दिया गया। उस समय ना जर्मनी 2 हिस्सों में बटा हुआ था। जर्मनी का ईस्टर्न हिस्सा जो था वो यूएसएसआर के कंट्रोल में था, यानी कि आर्मी, पुलिस, पॉलिटिक्स सब यूएसएसआर के कंट्रोल में चलते थे। वहीं जर्मनी का वेस्टर्न हिस्सा जो था वो यूएसए, यूके और फ्रांस के कंट्रोल में था। यह हिस्सा कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेटिक था। अब इससे हुआ ये कि ईस्ट जर्मनी से लोग बड़ी संख्या में वेस्ट जर्मनी की ओर भाग रहे थे, क्योंकि वहां पर जॉब्स, फ्रीडम और बेहतर जिंदगी मिल रही थी। By early November 1989, more than 40,000 East German refugees had arrived at the West German embassy in Prague, hoping to travel to the west. और इसे रोकने के लिए ना ईस्ट जर्मनी के लीडर्स ने 1961 में बर्लिन वॉल बना दी, ताकि कोई आसानी से पार ना जा पाए। ईस्ट जर्मनी के लोगों ने इसके खिलाफ भारी प्रोटेस्ट किया और ये प्रोटेस्ट हर साल बढ़ता गया। 1980s के अराउंड ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि ईस्ट जर्मनी के स्पोक्समैन गुंटर स्वोवस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलती से ये अनाउंस कर दिया कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस तुरंत हटाए जा रहे हैं। Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. असल में वो ये कहना चाहते थे कि धीरे धीरे हटाया जाएगा, इसीलिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हो ना उसे तुरंत बंद कर दो, पर गलती से उनके मुंह से कुछ और निकल गया। पर फिर क्या था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस एक मिसकम्युनिकेशन से रातों रात हजारों लोग बर्लिन वॉल के पास जमा हो गए। भीड़ का प्रेशर इतना बढ़ गया कि मजबूरन बॉर्डर गार्ड्स को ना गेट्स खोलने पड़ गए, जिसके बाद सभी लोगों ने हैमर, ड्रिल और हथौड़े लेकर दीवार को ही तोड़ दिया। Tens of thousands of Berliners stormed the wall, saying they heard on the news that they could cross. The outnumbered East German border guards were completely overwhelmed.
somehow they hadn't gotten the message, or they didn't know what to do, or they were afraid. Well, who knows? But they basically opened the border and thousands of people streamed into West Berlin. इसके बाद लोगों ने ईस्ट जर्मनी में बने कम्युनिस्ट ऑफिसेज और केजीबी के ऑफिसेज तक पर हमला शुरू कर दिया था। व्लादिमीर पुतिन जो उस समय जर्मनी में रहते थे एज अ केजीबी स्पाई, उन्होंने यूएसएसआर आर्मी से मदद मांगी कि यहाँ पर हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिला और स्पाई पुतिन ने इस समय खुद को काफी बिट्रेड महसूस किया था। फिर आया 1991 जब कम्युनिस्ट सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया और यूएसएसआर ऑफिशियली पूरी तरीके से टूट गया। 15 रिपब्लिक्स अलग अलग कंट्रीज बन गए। रशिया अकेला और कमजोर रह गया। व्लादिमीर पुतिन के लिए एक बहुत बड़ा शौक था। उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो गया है। उसने बाकायदा ये कहा था कि यूएसएसआर का कोलैप्स 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल डिजास्टर था। यूएसएसआर के गिरने के बाद जो रशिया का हाल हुआ था ना, वो किसी से छुपा नहीं है और इसी दिन से पुतिन के अंदर एक आग जल रही थी रशिया को दोबारा से स्ट्रांग बनाने की, और उसके लिए पॉलिटिक्स में आने की नीड थी। बस इसीलिए यूएसएसआर के टूटने के बाद पुतिन ने केजीबी छोड़ दी और एंटोली शोपचौक जो उस समय सेंट पीटरबर्ग के मेयर थे, उनके असिस्टेंट बन गए। उस समय ना रशिया के अंदर बोरिस येल्त्सिन की गवर्नमेंट थी और उसका रूल बहुत अनस्टेबल था। इकोनॉमी कोलैप्स हो रही थी, इन्फ्लेशन और करप्शन चरम पर था और इसी के साथ बोरिस येल्त्सिन और उसकी फैमिली के माथे पर करप्शन के चार्जेस लग रहे थे। येल्त्सिन को डर था कि जैसे ही वो प्रेसिडेंट की पोस्ट छोड़ेगा ना, नया लीडर उसके खिलाफ केस चला देगा और इसीलिए उसे एक ऐसे सक्सेसर की जरूरत थी जो उसे और उसकी फैमिली को इम्यूनिटी दे सके, खुद हार्डलाइन कम्युनिस्ट ना हो और रशिया में ऑर्डर वापस ला सके। बोरिस येल्त्सिन को व्लादिमीर पुतिन के अंदर पोटेंशियल दिखा और इसी वजह से उसने पुतिन को क्रेमलिन बुला लिया और प्रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट में डेप्यूटी चीफ बना दिया। 2 साल बाद ही 1998 में पुतिन एफएसबी का चीफ बन गया। एफएसबी बेसिकली ना केजीबी का नया वर्जन था। प्रेसिडेंट येल्त्सिन जो थे ना, वो यहीं पर पुतिन के काम से काफी इंप्रेस होते हैं, जिस कारण 1999 में एक बोल्ड डिसीजन लेते हुए उन्होंने अचानक से पुतिन को रशिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। उस समय तक ना पुतिन को कोई जानता भी नहीं था, लेकिन तभी ना इसी दौरान मॉस्को और अन्य सिटीज में चेचेनिया के आतंकवादियों ने रशिया के कई अपार्टमेंट्स में बॉम्बिंग्स कर डाली। बेसिकली चेचेनिया के मिलिटेंट्स चाहते थे कि रशिया एक इस्लामिक रिपब्लिक बने और इस पूरे हमले में 300 से ज्यादा लोग मार दिए गए थे। पूरा रशिया शॉक में था। तभी पुतिन, जो कि सिर्फ 1 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, टीवी पर आए और उन्होंने कहा कि वो चुन चुन कर बदला लेंगे। इसके बाद उन्होंने तुरंत चेचेनिया के आतंकवादियों पर मिलिट्री एक्शन शुरू किया। सेकेंड चेचन वॉर शुरू हुई और अल्टीमेटली उन आतंकवादियों का खात्मा हो गया। पुतिन ने अपने इस एक्शन से टफ और स्ट्रॉन्ग लीडर की छवि बना ली थी। उसकी पॉपुलैरिटी देखते ही देखते रातों रात बढ़ गई थी और इसीलिए बोरिस येल्त्सिन को अपनी गद्दी व्लादिमीर पुतिन को सौंपने का सबसे बढ़िया टाइम लगा। उन्होंने तुरंत रेजिग्नेशन दे दिया और पुतिन को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया। अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने बाकायदा प्रेसिडेंट येल्त्सिन को बताया था कि वो इस डिसीजन से खुश नहीं है। And he issued a warning about the new Russian president. Bill Clinton looked hard into Yeltsin's eyes and said, I'm a little bit concerned about this young man that you have turned over the presidency to. पर फिर मार्च 2000 में अगले इलेक्शन होते हैं, जिसके बाद पुतिन अपनी पॉपुलैरिटी के दम पर आसानी से जीतकर ऑफिशियली रशिया के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो कुछ भी होने वाला था ना, वो पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाला था। देखिए, अब पुतिन रशिया की सत्ता में आ चुका था, लेकिन सिर्फ प्रेसिडेंट बनना एक चीज थी और उस कुर्सी पर परमानेंटली टिके रहना ये दूसरी चीज थी। पुतिन चाहता था कि वो रशिया में एक लंबे समय तक रहे और उसका रीजन था पुतिन का गोल। पुतिन का जो असली गोल था ना, वो रशिया को फिर से एक बड़ा एम्पायर बनाने का था। वो खुद को पीटर द ग्रेट का अवतार मानने लगा था। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि पीटर द ग्रेट बेसिकली ना 17th सेंचुरी में रूस का एक राजा हुआ करता था जो एम्बिशियस था और वो रूस को एक बड़ी यूरोपियन पावर बनाने के सपने देखा करता था और इसे अचीव करने के लिए उसने एक युद्ध लड़ा जिसे ग्रेट नॉर्दर्न वॉर कहा जाता है और जो 1700 से 1721 यानी 1700 to 1721 तक चला। और ये वॉर स्वीडन के खिलाफ हुई थी और इसे जीतकर पीटर द ग्रेट बाल्टिक सी तक पहुंच चुका था। बाल्टिक सी तक पहुंचने के बाद वो यूरोपियन एम्पायर्स की लाइन में खड़ा हो चुका था और इसी के बाद पीटर द ग्रेट ने रूस की एक नई राजधानी बनाई जिसे सेंट पीटर्सबर्ग कहा गया, जिसे विंडो टू द वेस्ट भी कहा जाने लगा था। पुतिन भी बिल्कुल यही ड्रीम देखा करता है। यूएसएसआर के टूटने के बाद रशिया बिखर चुका था और पुतिन चाहता था कि रशिया फिर से दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर बने और इसके लिए सबसे जरूरी था पुतिन का क्रेमलिन पर फुल कंट्रोल हो जाए। और पुतिन ने ठीक वैसा ही किया। उसने धीरे धीरे पावर एक्यूमुलेट करना शुरू किया और एक एक करके
अपने दुश्मनों को साफ करना चालू कर दिया। पुतिन खुद एक केजीबी ऑफिसर रह चुका था। उसे पता था कि रशिया में असली ताकत उन्हीं के पास है जो गन्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज को कंट्रोल करते हैं। पुतिन ने पावर में आते ही अपने पुराने केजीबी नेटवर्क को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया और उन्हीं लोगों को टॉप पोजीशन पर बिठाना शुरू किया जो उसके खास थे। चाहे वो उनके एक्स केजीबी दोस्त निकोलाई पेत्रुशेव हो जो सिक्योरिटी काउंसिल के हेड बनाए गए, अलेक्जेंडर बोतनिकोव जो कि एफएसबी के हेड बनाए गए, या फिर शेर्जेई नारिश्किन जो कि एसवीआर एजेंसी के हेड बनाए गए, सबको टॉप पोस्ट पर बिठा दिया गया। इसके अलावा पुतिन ने बाकी इंटेलिजेंस और पुलिस एजेंसीज को अपने सीधे कंट्रोल में ले लिया था। Putin pulled the FSB directly under his command, then expanded many of its responsibilities and had it absorb other security services. He then elevated the other security services to create a new layer in the Russian state, alongside the military and the sprawling Interior Ministry, the MVD. Putin was pulling Russia's thousands of spies, police officers, and soldiers onto his side. And like bricks in a wall, they blocked anyone from rising up against him. अब प्रैक्टिकली पूरा सिक्योरिटी सिस्टम सिर्फ पुतिन के ऑर्डर सुनता था, लेकिन ताकत केवल एजेंसीज से नहीं आती थी। 1990s में यूएसएसआर के टूटने के बाद एक नई क्लास निकली थी जिसे लोग ओलिगार्क्स कहा करते थे, और ये लोग बिजनेसमैन हुआ करते थे जिन्होंने सरकारी कंपनीज को कौड़ियों के दाम पर खरीदा था और अरबों रुपए कमाए थे। इनके पास सिर्फ पैसा ही नहीं था बल्कि मीडिया और पॉलिटिक्स, उसके ऊपर भी इनका बड़ा कंट्रोल था। बोरिस येल्सिन के टाइम पर ये ओलिगार्क्स यही असली किंग मेकर हुआ करते थे। पुतिन जानता था कि अगर उसे क्रेमलिन पर परमानेंट और स्टेबल कंट्रोल चाहिए तो इन लोगों को तोड़ना बहुत जरूरी है। इसी कारण पुतिन ने एक एक करके इन सभी ओलिगार्क्स पर क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया था, चाहे वो बोरिस ब्रज़ोव्स्की हो या फिर मिखाइल खोरकोव्स्की। इनफैक्ट 2003 में तो पुतिन ने मिखाइल खोरकोव्स्की को अरेस्ट तक करवा लिया था क्योंकि वो ओपनली पुतिन को चैलेंज कर रहा था और ऑपोजिशन पार्टीज को फंड कर रहा था। No matter what the Kremlin propaganda and PR wanted to show us, Putin is no Superman, and he will surely not go down in history as a hero. On Tuesday, Russian police raided the offices of a pro-democracy movement founded and funded by Mikhail Khodorkovsky. उसकी ऑयल कंपनी यूकोस को तोड़कर क्रेमलिन अब लॉयल लोगों में बांट रहा था। ये साफ मैसेज था कि पुतिन के खिलाफ जाओगे तो सब कुछ खो दोगे। पुतिन ने सिर्फ ओलिगार्क्स ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल अपोनेंट्स उनको भी खत्म करना शुरू कर दिया था। लंदन में एक्स एफएसबी ऑफिसर अलेक्जेंडर लित्विनेंको को पॉइजन दे दिया गया था। ऑपोजिशन लीडर बोरिस नेमत्सोव को 2015 में क्रेमलिन के पास ही गोली मार दी गई और एलेक्सी नावेल्नी उनको 2020 में पॉइजन देकर खत्म करने की कोशिश की गई। Also trumped up fake charges against countless human rights activists, journalists, and dissidents. बाकायदा पुतिन ने नेशनल गार्ड नाम की एक फोर्स बनाई जो कि सिर्फ पुतिन को रिपोर्ट करती थी और आर्मी तक को बाईपास कर देती थी। यानी अब पुतिन के पास एक पर्सनल आर्मी थी। और इतना ही नहीं, पुतिन ने सिस्टम को ही बदल दिया ताकि लीगली वो हमेशा सत्ता में बना रहे। बेसिकली उस टाइम पे रशियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहा करता था कि कोई भी इंसान लगातार 2 से ज्यादा टर्म प्रेसिडेंट नहीं बना रह सकता। फिर क्या था, उसने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया। इस सब से व्लादिमीर पुतिन रशिया का सबसे पावरफुल आदमी बन गया था जिसे हटाना लगभग इम्पॉसिबल था, जिसका मतलब था कि अब पुतिन अपने विजन को इंप्लीमेंट करना शुरू कर सकता है। देखिए, ये सबको पता है कि हमेशा से रशिया और अमेरिका के बीच में एक तनाव चलता रहा है। इनफैक्ट यूएसएसआर के टूटने का सबसे मेन कारण अमेरिका ही है। डिस्पाइट इसके शुरुआत में पुतिन और यूएसए दोनों ही एटलीस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते बनाते हुए दिखते थे। Working with Mr. Putin and explaining my point of view and my attitude about the post-Cold War era, I'm going to look him right in the eye and say, you're no longer the enemy. Putin saw in President Bush someone that he could do business with. He was seeking a new great power relationship. I looked the man in the eye. I found it to be very straightforward. I was able to get a sense of his soul. He's a man deeply committed to his country and the best interests of his country. लेकिन फिर ना धीरे धीरे कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स होने लगे जिसमें 2003 में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को मारकर उसकी सरकार गिरा दी इराक के अंदर। ऐसे ही सेम ना 2003 में जॉर्जिया के अंदर रोज रेवोल्यूशन करवाया गया, 2004 में यूक्रेन के अंदर ऑरेंज रेवोल्यूशन करवाया गया और 2005 में किर्गिस्तान के अंदर ट्यूलिप रेवोल्यूशन करवाया गया। हर रेवोल्यूशन के बाद
प्रो रशियन गवर्नमेंट हट गई और प्रो वेस्ट गवर्नमेंट आ गई उन देशों में। पुतिन को लगने लगा कि ये सब यूएस और CIA का गेम प्लान है जो रशिया के आसपास के बफर स्टेट्स को उसके कंट्रोल से निकाल रहा है। Putin concluded that these were efforts by the United States and our intelligence services to in fact install in these neighboring countries regimes that would be anti-Russian. Putin had seen enough. He would fight back. ये पुतिन के लिए रशिया पर किसी साइलेंट अटैक से कम नहीं था। 2007 के म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने ओपनली कह भी दिया था कि कैसे यूएस एक यूनिपोलर वर्ल्ड बना रहा है, कैसे अमेरिका नाटो को रशिया के खिलाफ वेपनाइज कर रहा है। Перешагнула свои национальные границы и, по сути, во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государствам. Ну кому это понравится? Кому это понравится? जिन लोगों को नहीं पता तो उन्हें बता देता हूं कि नाटो जो है ना वो अमेरिका समेत 32 स्ट्रॉन्ग देशों का समूह है जो किसी सिचुएशन में एक दूसरे की मदद करते हैं, स्पेशली इन वॉर एंड जियोपॉलिटिक्स। बस फिर क्या था, पुतिन के इस बयान से चिढ़ने के बाद 2008 में नाटो ने अनाउंस कर दिया कि जॉर्जिया और यूक्रेन को फ्यूचर में नाटो की मेंबरशिप मिलेगी। But Bush ignored Putin's warning, taken by this summit will affect the future of the alliance. ratcheting up the conflict, encouraging Georgia and Ukraine, two former Soviet republics, to join NATO. We must make clear that NATO welcomes the aspirations of Georgia and Ukraine for their membership in NATO. अब पुतिन जो थे वो ऐसा चाहते नहीं थे क्योंकि दोनों देश एक समय पर यूएसएसआर का हिस्सा थे और इसी कारण पुतिन ने यहां तक कह दिया कि यूक्रेन इज नॉट इवन अ रियल कंट्री। Putin was adamant to Bush. Georgia and especially Ukraine were in his sphere of influence. He leaned over and said, Ukraine is not a real country. He had no respect for the sovereignty of the Ukrainian people. और इसीलिए नाटो ने जो अनाउंसमेंट की थी ना कि यूक्रेन और जॉर्जिया को नाटो में मिलाया जाएगा, इसके कुछ ही महीने बाद रशिया ने जॉर्जिया पर हमला कर दिया। Russian troops backed by tanks and armored vehicles. The Russians were prepared and perhaps even eager for a conflict with Georgia. There appeared to be little to stop the troops in their attack. And part of that was motivated by, we're going to show the Georgians that getting too close to NATO has a price. सिर्फ 5 दिन के अंदर रशिया ने अब्खाजिया और साउथ ओसेटिया को कैप्चर कर लिया और पूरी दुनिया देखती रह गई। Russian planes again bombing Georgian. Putin seized and held nearly 5,000 square miles of Georgian territory. उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश थे, उन्होंने रशिया को बहुत धमकी दी। But he's telling Putin, what are you doing here? This is not right. You can't be doing this. And Putin is basically telling him to butt out. पर पुतिन पर कोई असर नहीं हुआ और तभी जॉर्ज बुश के बाद ना बैरक ओबामा आते हैं। ओबामा जहां एक तरफ कैमरा के सामने रशिया से हाथ मिला रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पीछे से नाटो को वेपनाइज कर रहे थे। और ये सारी चीजें देखते हुए 2014 में पुतिन ने अपना सबसे बोल्ड स्टेप उठाया, क्रीमिया का एनेक्सेशन। रशियन सोल्जर्स बिना इंसिग्निया के क्रीमिया में घुस गए और विद इन वीक्स रेफरेंडम करवा के टेरिटरी को अपने साथ मिला लिया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप में पहली बार किसी देश ने ओपनली दूसरे डिक्लेयर्ड सॉवरेन देश की जमीन हड़प ली थी। ओबामा से लेकर नाटो बस देखते रह गए थे। ओबामा को यूएस की इंटरनल एजेंसीज ने कहा कि रशिया के एडवर्सरीज को वेपनाइज किया जाए, पर ओबामा रशिया पर सैंक्शंस लगाने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। और ना डीप डाउन पुतिन को भी पता था कि भले ही अमेरिका कितना भी पावरफुल हो जाए, लेकिन अमेरिका रशिया के खिलाफ डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड करेगा, क्योंकि अमेरिका जो है ना वो खुद लड़ने वाला देश नहीं है, वो लड़वाता है। इसी दौरान 2015 में सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद कोलैप्स की एज पर थे। अमेरिका और वेस्ट चाहते थे कि असद जाए, लेकिन पुतिन ने मिलिट्री इंटरफेरेंस करते हुए असद को बचा लिया। रशिया ने एयर स्ट्राइक शुरू किया और अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय किया। इससे मिडिल ईस्ट के अंदर बैलेंस बदल गया और रशिया ने यह प्रूव कर दिया कि वो ग्लोबल प्लेयर है जो अमेरिका के एजेंडे को सीधे चैलेंज कर सकता है। ये एक तरीके से ओबामा के मुंह पर तमाचा था, और वो भी अपने टेन्योर के आखिरी दौर में। इसके बाद अमेरिकन पॉलिटिक्स में एक नया बंदा आता है। ट्रंप जो था ना वो कंपैरेटिवली काफी प्रो रशियन था। उन्होंने पहले भी कई बार ओपनली पुतिन की तारीफ की थी। ट्रंप ने इलेक्शन रैलीज में नाटो को ऑब्सोल्यूट कहा था, यूक्रेन को करप्ट बोला था और क्रीमिया को रशिया का हिस्सा बता दिया था। और इसी कारण से ना व्लादिमीर पुतिन ने यह फैसला किया कि कैसे भी करके ट्रंप को पावर में लाया जाए, और इसके बाद रशिया ने अमेरिकन पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। ये इंटरफेरेंस सिर्फ हिलरी क्लिंटन के ईमेल्स हैक करके लीक करने तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि एक पूरी की पूरी डिजिटल स्ट्रेटेजी बनाई गई थी। फेसबुक, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट्स और ट्रोल फॉर्म्स खड़े किए गए थे, जिसके जरिए टारगेटेड प्रोपेगेंडा चलाया गया था। और इसका एम ना सिंपल था, अमेरिकन वोटर्स के दिमाग में यह हवा क्रिएट करना कि हिलरी क्लिंटन करप्ट है और सिर्फ ट्रंप ही अमेरिका के लिए असली चॉइस है। हिलरी क्लिंटन के खिलाफ नेगेटिव परसेप्शन बिल्ड करना और ट्रंप को एक स्ट्रॉन्ग
प्रो पीपल लीडर दिखाना इस पूरे कैंपेन का सेंट्रल गोल था और इसके पीछे रशिया का हाथ बताया जाता है बहुत सारी एजेंसीज के द्वारा। और इसका रिजल्ट ये होगा कि ट्रंप बहुत आसानी से इलेक्शन जीत जाता है। ये रशिया के लिए किसी जियोपॉलिटिकल विन से कम नहीं था, क्योंकि हिलरी ओपनली रशिया के अगेंस्ट थी, नाटो को स्ट्रेंथन करना चाहती थी और यूक्रेन को और ज्यादा सपोर्ट देना चाहती थी। अगर वो प्रेसिडेंट बन जाती ना तो मॉस्को के लिए हर डायरेक्शन में चैलेंज होता, लेकिन ट्रंप की जीत के साथ ही रशिया को एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल गया जहां पुतिन अपनी फॉरेन पॉलिसी और ज्यादा एग्रेसिव बना सकता था। इस वक्त तक पुतिन एटलीस्ट ये प्रूव कर चुका था कि जॉर्जिया के रीजन्स, क्रीमिया और डॉनबॉस को कंट्रोल में लेने के बावजूद भी किसी यूएस प्रेसिडेंट में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसका कुछ बिगाड़ सके। One message that Putin clearly takes from that in hindsight is that he is able to use the military as a tool of achieving his political ends outside the borders of Russia, and that the West will complain and lecture, but basically will let him get away with it. That's a terrible message, and I think it is the prologue for the Ukraine disaster. उल्टा व्लादिमीर पुतिन इलेक्शंस में इंटरफेयर करके यूएसए के अंदर एक ऐसे आदमी को ले आया जो कंपैरेटिवली कम एंटी रशिया था। पर कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, अभी यूक्रेन बाकी है। देखिए, अब तक हमने देखा कि पुतिन ने कैसे क्लिंटन, बुश, ओबामा और ट्रंप को नचाया है, पर बाइडेन ऐसे नहीं थे। ही वॉज अ सेनेटर ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, और ये बात पुतिन के अगेंस्ट जाने वाली थी। 2020 में बाइडेन प्रेसिडेंट बनते हैं और आते ही उन्होंने पुतिन को वार्न किया कि अगर यूक्रेन पर अटैक हुआ तो उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। पुतिन पब्लिकली डिनाइल करता रहा, यह कहकर कि रशिया कोई इन्वेजन के प्लान नहीं कर रहा है, लेकिन 2021 के एंड तक सैटेलाइट इमेजेस और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स वो सब बता रही थी कि यूक्रेन के बॉर्डर पर लाखों रशियन ट्रूप्स खड़े हुए हैं। 24 फरवरी 2022, 24 फरवरी 2022 को रशिया ने फुल स्केल इन्वेजन लॉन्च कर दिया। पुतिन को एक्सपेक्टेशन थी कि कीव कुछ ही दिनों में गिर जाएगा, ज़ेलेंस्की भाग जाएगा और एक पपेट गवर्नमेंट बना दी जाएगी यूक्रेन में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पर बाइडेन की आंखों के सामने यूक्रेन का 20% एरिया रशिया ने कैप्चर कर लिया था। इसी दौरान रशिया को बैटलफील्ड में कुछ फेलियर्स भी मिले, और इन्हीं फेलियर्स को कवर करने के लिए पुतिन ने दोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसॉन इसमें स्टेज रेफरेंडम्स करा के उन्हें एनेक्स करने की अनाउंसमेंट कर दी। ये एक तरीके से मसल फ्लेक्सिंग थी कि इन एनी सिचुएशन रशिया अपने एम को नहीं छोड़ेगा। इसी बीच वानेर ग्रुप नाम की एक प्राइवेट मिलिशिया जो पुतिन को हमेशा मदद करती थी, उसके चीफ प्रिगोजिन वो पुतिन के खिलाफ कू करने की कोशिश करते हैं, और इसके ना 2 ही महीने के बाद ये खबर आती है कि प्रिगोजिन एक प्लेन क्रैश में मर गया, जिसे पुतिन का रिटेलिएशन माना गया। वहीं दूसरी ओर इसी दौरान बाइडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कॉन्स्टेंटली यूक्रेन को सपोर्ट करता रहा। 2022 से 2024 के बीच में अमेरिका ने यूक्रेन को $100 बिलियन से ज्यादा की मिलिट्री और फाइनेंशियल एड दी, लेकिन पैरेलल में मॉस्को यूएस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अपना इन्फ्लुएंस मैक्सिमाइज करता रहा। 2024 में रशिया पर फिर से यूएस इलेक्शंस में इंटरफेयर करने का आरोप लगा। ट्रंप फिर से इलेक्शन जीत गया, और उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को प्रेस के सामने डांट दिया गया। We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. We're going to feel very good and very. दूसरी तरफ ट्रंप पुतिन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इस सारे सिनेरियो से क्या क्लियर होता है? बस एक ही बात, पिछले 25 साल से यूएस के हर प्रेसिडेंट ने पुतिन को कंट्रोल करने की कोशिश की, पर पुतिन ने रशियन बॉर्डर्स को बार बार एक्सपेंड किया, और क्लिंटन से लेकर ओबामा और बाइडेन तक एक जोकर बनकर रह गए पुतिन के सामने। ऑफ कोर्स पुतिन जो कर रहा है मैं उसे जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, और ना ही मैं यूएस और नाटो की पॉलिसीज को सपोर्ट कर रहा हूं। मैं बस आपके सामने दुनिया के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल खेल को रख रहा हूं, जिसमें पुतिन अपनी उंगलियों पर यूएस को 25 साल से नचा रहा है और अपने देश के उस अपमान का बदला ले रहा है जो 1991 में सोवियत विघटन के रूप में हुआ था। पुतिन के इस जियोपॉलिटिकल खेल पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताइए। वीडियो को शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन, पेट्रियन और यूपीआई, ये तीनों ही ऑप्शंस हैं। आपको जो इनके लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।